आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के अर्थों को इस वीडियो में देखेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत का मतलब शांत, स्निग्ध अर्थात चिकना या आकर्षकदार, ज्योत्सना किरण, उज्ज्वल सफेद, अपलक बिना पलक झपकाए, अनंत आकाश, नीरव ध्वनि रहित। रव का मतलब ध्वनि, नी का मतलब रहित अर्थात ध्वनि रहित शांत, भूतल पृथ्वी तल। सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार के लिए गंगा के किनारे जब गए तो उन्होंने देखा गंगा के किनारे का वातावरण बिल्कुल शांत था, इसलिए उन्होंने बोला कि शांत। गंगा नदी का किनारा, गंगा नदी का वातावरण एकदम शांत था। उज्ज्वल ज्योत्सना अर्थात श्वेत चांदनी, श्वेत प्रकाश किरण, स्निग्ध जो कि बहुत देखने में आकर्षकदार थी, वो चारों तरफ फैली हुई थी, अर्थात चंद्रमा आकाश में उगा था जिसकी चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। बिना पलक झपकाए आकाश पृथ्वी की नीरवता को अर्थात शांत पृथ्वी को देख रहा था। आशय इसका यह है कि पृथ्वी का वातावरण शांत था, आसमान स्वच्छ था, चंद्रमा आकाश में उगा हुआ अपनी चांदनी को चारों तरफ पृथ्वी पर फैला रहा था और आकाश धरती को मानो देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। सैकत सया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म में विरल। यहाँ विरल होगा, ये आ नहीं रहेगा, यहाँ होगा विरल। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। सैकत अर्थात बालू, सया सोने का जगह, दुग्ध धवल दूध के समान सफ़ेद, तनवंगी अर्थात पतली, गंगा गंगा ग्रीष्म यानी कि गर्मी का महीना, अविरल, ये तो विरल होगा, अविरल नहीं विरल होगा, विरल का मतलब यहाँ पतला होगा। लेटी है यानी कि लेटी हुई है, श्रांत अर्थात थकी हुई, क्लांत अर्थात दुखी, और निश्चल यानी कि निश्चिंत होकर के। गर्मी के महीने में गंगा का धारा इतना पतला हो गया है कि उस धारा को जब कवि ने देखा तो कवि को ऐसा लगा जैसे कोई पतली शरीर वाली नायिका, तनवंगी अर्थात पतली शरीर वाली कोई नायिका, गंगा रूपी कोई नायिका दूध के समान सफ़ेद बालू की सया पर लेटी हुई है, शांत अर्थात शांत होकर के, या थकित भी कह सकते हैं, क्लांत और उसमें मानो कोई वेदना कष्ट है, निश्चल निश्चिंत होकर के। अर्थात गंगा की धारा देखने में ऐसा ही लगा कि किनारे किनारे बालू है और बीच में पतली सी धारा बह रही है, मानो कोई पतली शरीर वाली नायिका, गंगा रूपी नायिका दूध के समान श्वेत बालू की सया पर लेटी हुई है, शांत होकर के, दुखित होकर के और निश्चिंत होकर के। आगे देखते हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, सस्मुख से दीपित मृदुल करतल, लहरे ऊपर कोमल कुंतल। तपस्विनी बाला यानी कि तपस्विनी किशोरी, गंगा निर्मल, निर्मल स्वच्छ गंगा, सस्मुख चंद्रमा के समान मुख, दीपित अर्थात प्रकाशित, मृदुल करतल कोमल हथेली, लहरे उर लहर और हृदय, कोमल कोमल, कुंतल का मतलब होता है बाल, कुंतल का मतलब बाल। गंगा को देखने से कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई तपस्विनी बाला, मानो गंगा रूपी, निर्मल गंगा रूपी कोई तपस्विनी बाला जिसका मुख चंद्रमा के प्रकाश से दीपित है, जिसका चंद्रमा जैसा मुख चंद्रमा के प्रकाश से दीपित अपने चेहरे को कोमल हथेली पर रख करके सोई हुई है। फिर से देखते हैं। गंगा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तपस्विनी बाला, स्वच्छ गंगा रूपी तपस्विनी बाला चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा के प्रकाश से दीपित अपने चेहरे को कोमल हथेली पर रख करके सोई हुई है। गंगा में उठने वाली लहरें ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो उस नायिका के हृदय पर कोमल उसके बाल हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरा गोरा अंग, सिहर सिहर अर्थात कांपना, नहाने के बाद इंसान जब कांपे उसको कहते हैं सिहरना। लहराता अर्थात लहर रहा है, तार तरल अर्थात ताराओं से जड़ा हुआ, सुंदर, चंचल अंचल यानी कि हिलता हुआ आंचल, सामान्य की तरह, नीलांबर अर्थात नीले आकाश की तरह, नीलांबर नीला आकाश। इसका आशय यह है कि आसमान में जड़ा हुआ तारा जिसका प्रतिबिंब
आकाश सहित गंगा की धारा में दिखाई पड़ रहा था और गंगा में उठने वाले हिलोर की वजह से हिल भी रहा था। उस प्रतिबिंब को देखने से कवि को ऐसा लगा मानो कोई गोरे अंग वाली नायिका तारों से अर्थात सितारों से जड़ा हुआ कोई साड़ी पहनी हुई है जो कि सिहर रहा है, क्योंकि उसमें तारे हिल डुल रहे थे उठने वाली लहर की वजह से। तो कवि को लगा कि कोई गोरे अंग वाली नायिका सितारों से जड़ा हुआ साड़ी पहनी है जो कि सिहर सा रहा है और लहरा रहा है। नीले आकाश की तरह उसके नीला आंचल हिल रहा था। नीले आकाश की तरह उसका नीला आंचल हिल रहा था। आगे देखते हैं। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी सी सिकुड़न यानी कि साड़ी में सिकुड़न सा, जिस पर यानी कि जिस पर सस की रेशमी विभा यानी कि रेशमी चमक, चंद्रमा का रेशमी चमक, सिमटी है अर्थात सिमट गई है, वर्तुल मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मृदुल लहर अर्थात कोमल लहर। मानो जो नायिका साड़ी को पहनी हुई है उसमें कोई सिकुड़न सा आ गया है। कभी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित आसमान जो कि रेशम की तरह चमक रहा था, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित आसमान जो कि रेशम की तरह चमक रहा था, उसका प्रतिबिंब जब आकाश में देखा कवि ने, जो कि लहरों की वजह से टेढ़ा मेढ़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो नायिका जो साड़ी पहनी है उसमें सिकुड़न आ गया है और वह सिमट गई है, साड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। क्यों? मृदुल लहर की वजह से, कोमल लहर की वजह से, लहर के कारण ही साड़ी में मानो सिकुड़न आ गई है, साड़ी सिमट गई है और टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। आगे देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर अर्थात पहला पहर था। पहर 4 होता है तो ये शाम का पहर था। इसीलिए कवि ने कहा कि हम नौका विहार के लिए शाम के बेला में ही नाव को सत्वर का मतलब होता है शीघ्र ही, यानी कि जल्दी से नाव को लेकर के चल पड़े। तो शाम का समय था, चांदनी रात था, यानी कि रात में चंद्रमा आकाश में उगा हुआ था और प्रथम प्रहर में ही हम नाव को शीघ्र ही लेकर के नौका विहार के लिए चल पड़े। कवि आगे कहता है, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। सिकता का मतलब बालू, सस्मित का मतलब मुस्कुराना, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा लक्षणा अर्थ खुला हुआ। सीपी का मतलब सीपी अर्थात सीपी का मुख खुला हुआ, मुस्कुराता सीपी, सीपी का मुख खुला हुआ। मोती, मोती की तरह ज्योत्सना माने किरण, यानी कि प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विचर का मतलब विचरण कर रहा है। लो पालें चढ़ी यानी कि पाल का मतलब होता है कि जब बड़ी बड़ी नाव चलाई जाती है तो उसमें पर्दा लगा रहता है, जिसको पर्दा चढ़ा दिया जाता है, जिससे नाव हवा के झोंके से बिना चलाए ही अपने आप चलने लगती है। उस पर्दे को कहते हैं पाल। तो पालों को चढ़ा लिया गया और उठा लंगर। लंगर का मतलब होता है एक प्रकार का कांटा होता है जो नाव को किनारे पर रोकने के लिए उस कांटे को नदी के किनारे डाल देते हैं, जिससे वह कांटा ज़मीन में जाकर के फंस जाता है और वह कांटा रस्सी के द्वारा नाव से बंधा रहता है, इसलिए नाव कहीं जा नहीं पाता। उस कांटे को ही कहते हैं लंगर। घुमावदार कांटा होता है। अब देखते हैं, कवि को चमकता हुआ चंद्रमा कैसा दिखाई पड़ रहा था, मानो बालू के ऊपर सीपी जिसका मुख खुला हुआ है और उसमें मोती का प्रकाश चारों तरफ विचरण कर रहा है। कवि को ऐसा लगा मानो किसी सीपी का मुख खुला हुआ है, बालू के ऊपर रखा हुआ किसी सीपी का मुख खुला हुआ है, जिसमें से निकलने वाला मोती का प्रकाश चारों तरफ विचरण कर रहा है। कवि ने कहा, लो पालों को चढ़ा लिया गया अर्थात फैला दिया गया और कांटे को उठा लिया गया, अब नाव चलने के लिए तैयार है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरड़ी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। मृदु का मतलब कोमल कोमल, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, मंथर मंथर इसका मतलब भी धीरे धीरे, यहाँ हम कह सकते हैं हौले हौले मतलब बहुत धीरे धीरे। लघु अर्थात छोटी, तरड़ी माने नाव, हंसनी माने हंसनी, सी सुंदर यानी कि की तरह सुंदर, तिर रही अर्थात तैर रही, खोल माने खोल करके, पालों के पर अर्थात पाल रूपी पर, अभी जो पाल ऊपर बात की गई वही पाल रूपी पर अर्थात पंख, पाल रूपी पंख, यानी कि ढेर सारी नाव अब
नौका विहार के लिए चल पड़ी और सभी नाव बहुत ही धीमी चाल से, मंथर मंथर अर्थात हौले हौले चाल से, बहुत धीरे धीरे चाल से छोटी छोटी नाव चली जा रही हैं। जिस छोटी छोटी नाव को देखने से ऐसा लगता है कि मानो ढेर सारे हंसनी अपने सुंदर पाल रूपी पंख को खोल करके तैर रही है। ढेर सारी छोटी छोटी नाव जो कि मंथर मंथर अर्थात बहुत धीरे धीरे चाल से गंगा नदी में चली जा रही हैं, जिनको देखने से ऐसा लगता है कि ढेर सारे हंसनी पाल रूपी पंख को खोल करके नदी में तैर रही हों। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर। निश्चल मतलब निश्चल जल जो कि सुच अर्थात पवित्र, दर्पण अर्थात दर्पण आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है, बिंबित अर्थात बिंबित यानी कि उसका परछाई दिखाई देना, तो प्रतिबिंब दिखाई देना उसको बिंबित कहते हैं। रजत अर्थात चांदनी से जड़ा हुआ, पुलिन निर्भर यानी कि किनारा, चांदनी से जड़ा हुआ किनारा, रजत पुलिन निर्भर चांदनी से जड़ा हुआ किनारा। दोहरे ऊंचे अर्थात दोनों किनारे ऊंचे लगते थे। क्षण भर अर्थात क्षण भर में यानी कि थोड़े ही देरी में। गंगा नदी का जल एकदम शांत स्थिर था, जो कि आईना की तरह शोभायमान था, दर्पण की तरह सुशोभित था, अच्छा लग रहा था देखने में। और उस दर्पण में चांदनी से जड़ा किनारा बिंबित हो रहा था, अर्थात गंगा नदी में चांदनी से जड़ा किनारा दिखाई दे रहा था, जिसको देखने से ऐसा लगता था कि मानो दोनों किनारे क्षण भर के लिए कितने ऊंचे हो गए हैं। दोनों किनारे क्षण भर के लिए कितने ऊंचे हो गए हैं। काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। काला काकर का राजभवन, काला काकर अर्थात काला काकर का राजभवन, सोया माने सोया हुआ है, जल में अर्थात जल में, निश्चिंत माने निश्चिंत होकर के, प्रमन अर्थात शांत मन से, पलकों माने पलकों में, वैभव यानी कि ऐश्वर वैभव के स्वप्न, सघन यानी कि घने स्वप्न को सजा करके। गंगा नदी में काला काकर का राजभवन भी दिखाई पड़ा। गंगा नदी में काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। जिस काले काकर के राजभवन की प्रतिबिंब को देख करके ऐसा लगा मानो वह प्रतिबिंब अपने पलकों में ऐश्वर वैभव के घने स्वप्न को सजा करके निश्चिंत मन से सोया हुआ है। काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब गंगा नदी में जब दिखाई पड़ा तो कवि को ऐसा लगा कि मानो अपने पलकों में वैभव ऐश्वर के सघन स्वप्न को सजा करके निश्चिंत होकर शांत मन से सोया हुआ है।